आपका स्वागत है फिर से स्टेट न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद जैफ। आज हमारे खास मेहमान हैं विशाल आनंद ग्यार जी, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे राजनीतिक के मुद्दे को लेकर। सर, आपका स्वागत है हमारे स्टेट न्यूज़ चैनल में। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले हमारा आपसे सवाल है कि जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है कोविड-19 में काफ़ी मरीज सामने आ रहे हैं। देखते देखते 1 से आज 12 लाख हो चुके हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सरकारी आंकड़े हैं, हम उसका फिलहाल सम्मान करते हैं क्योंकि सरकार अभी जो तत्कालीन सरकार है, ये उनके सरकारी आंकड़े हैं। सीरो का सर्वे अभी पिछले दिनों में हमने पढ़ा, पेपरों में भी पढ़ाया कि उसमें वो लिख दिया गया कि 50 लाख, स्वतंत्र एजेंसी है सीरो जिसने इस बात की पुष्टि की कि 50 लाख से ज़्यादा कोरोना केस हो चुके हैं भारत में। और इस तरह से अगर देखें तो कोरोना के आधार पर अगर हम देखें तो सरकार विफल है और इसने कहीं भी देश को कोरोना से बचाने का बहुत दूरदर्शी निर्णय नहीं लिया है। लॉकडाउन जैसे गैर सामयिक निर्णय लिए जिससे हमारे देश को असामयिक नुकसान हुआ है, आर्थिक और आम जनता को बहुत नुकसान हुआ। ज़्यादातर मजदूरों को जो है परेशानियों का सामना करना पड़ा और कहीं ना कहीं सरकार जो है वो कह रही थी कि मुझसे बेहतर कोई नहीं काम कर सकता है, मजदूरों को लाने की बात हो या उन तक राशन पहुंचाने का। तो आपके अगर नज़रिए से देखा जाए तो क्या लगता है कि सरकार ने कितना काम किया है? देखिए, सरकार ने कितना काम किया ये तो बात की बात है। ये तो आप सरकारी आंकड़ों से देख लीजिए कि उन्होंने कितना काम किया, क्योंकि ये उन्हीं के आंकड़े हैं, खुद ही प्रूव करते हैं। बात ये आ रही है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद अनलॉक फेज़ 1 फेज़ 2 जिस तरह से चल रहा है, तो उस तरह से कोरोना काल के दौरान ये जो मजदूर वापस पलायन करके बाहर यूपी आ चुके हैं या यूपी से पलायन करके दूसरे राज्यों में जा चुके हैं, इनकी समस्या का क्या निवारण है? अब उनके साथ भुखमरी की स्थिति है क्योंकि उनको काम नहीं मिल रहा है। अभी ज़्यादातर औद्योगिक कारखाने बंद पड़े हुए हैं, या तो आधी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं या 1/3 क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। तो 1/3 क्षमता के साथ क्या सभी मजदूरों को, सरकार का आंकड़ा है कि 50 लाख, हम लोग को लगता है, जो हम लोग सड़कों पे लोगों को, मजदूरों को जाते हुए देखा है, हमारा है कि 3 करोड़ से ऊपर मजदूर यूपी वापस आए हैं। क्या 3 करोड़ को एब्जॉर्व कर दिया गया है? जैसे उन्होंने कहा कि एमएसएमई के माध्यम से हमने 3 करोड़ लोगों को एब्जॉर्व कर दिया है, तो ये कहाँ एब्जॉर्व कर दिया है? मुझे तो नहीं प्रतीत होता है। ये सरकार के सरकारी आंकड़े हैं, आंकड़ों का खेल है। उत्तर प्रदेश अपराध चुनौती दे रहा है सरकार को। कानपुर का एक मुद्दा दफा नहीं होता, दूसरा मुद्दा उभर कर सामने आता है। तो क्या लगता है कि जो नारा था कि अपराधी अपराध छोड़ दे या उत्तर प्रदेश छोड़ दे, तो क्या लगता है ये जो बोल थे वो सिर्फ हवाई है या कुछ आपको दिख रहा है? देखिए, अपराध और उत्तर प्रदेश अब पर्यायवाची बन गए हैं। आप विकास दुबे का कांड देखिए, अभी एक अपहरण और फिरौती का कांड देखिए, तो अपराध और उत्तर प्रदेश पर्यायवाची बन चुके हैं एक दूसरे के। ऐसा लगता है सारा विश्व, पूरे भारत का अपराध शायद सिर्फ यूपी में हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, और ये बड़ी घटनाएं हैं। 8 पुलिस वालों की हत्या कर देना, जिसमें 10 लोग, बाद में 2 लोग और मरे, 10 लोगों की हत्या हो जाना, फिर उस अपराधी का 5 राज्यों का ट्रैवल करके मध्य प्रदेश उज्जैन पहुंच जाना, ये हमारे शासन की, हमारे सिस्टम की बहुत बड़ी विफलता है। और अपराध मुक्त यूपी तो छोड़िए, अपराध युक्त यूपी कहिए इसको। अब ये अपराध यूपी है। लेकिन सरकार कहती है कि अपराधियों को तो सबसे ज्यादा जेल में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जिनको अपराधियों को जेल में डाल दिया, उनकी संख्या कितनी है और जितने सड़क पर टहले उनकी संख्या कितनी है? मेरा प्रश्न उन्हीं से है। अगर आप ये कहते हैं कि अपराधियों को डालने का काम कर रहे हैं, तो ये लोग कौन हैं जो रोज अपहरण और फिरौती मांग रहे हैं? ये लोग कौन है जो रेप और बलात्कार जैसी जघन्य अपराध कर रहे हैं? ये लोग कौन है जो पुलिस वालों तक की हत्या कर रहे हैं? अगर अपराधी जेल में है तो फिर हत्या कौन कर रहा है? अपहरणकर्ता कानपुर का वो खुद भारतीय जनता पार्टी का सदस्य निकला। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैं कहना प्रयास कर रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं इनको ऐसा राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है कि, क्योंकि आप देखिए दोनों ही घटनाओं में, चाहे विकास दुबे की हो चाहे फिरौती का केस हो अभी लेटेस्ट वाला, दोनों में पुलिस की भूमिका बहुत संदिग्ध है। वहां एक इंस्पेक्टर साहब जो एसएचओ थे तत्कालीन थाने के, उन्होंने स्वयं उसके बारे में सूचना दी कि तुम्हारे घर आ रही पुलिस तुमको अरेस्ट करने। दूसरा मामला ये जिसमें फिरौती देने के लिए पुलिस खुद कहती है फिरौती दे दो। क्या पुलिस क्या करना चाह रही है? क्या लगता है पुलिस की साजिश है? पुलिस की साजिश नहीं, पुलिस की कार्यप्रणाली खत्म हो चुकी है। जैसे आप इससे पहले आप देखिए कि बहन जी के शासनकाल में कई लोग कहते थे कि कानून व्यवस्था बहुत मजबूत है। कम से कम इस बात के लिए बहन जी को हमेशा याद किया जाता रहेगा। लेकिन वही कानून व्यवस्था आज इतनी लचर हो गई कि पुलिस खुद इन सब चीज़ों में लिप्त हो जा रही है। क्या ऐसा रीजन है कि पुलिस को ये सब करना पड़ रहा है? क्या उनसे राजनीतिक संरक्षण में कराया जा रहा है? ऐसा तो नहीं कोई उनका ये सिर्फ कठपुतलियां हैं, रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। इस बात को भी समझने की जरूरत है।
कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर चल रहा था हिंदू खतरे में है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने से पहले हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में है। इस वक्त मुसलमान भी कह रहा है कि मुसलमान खतरे पे हैं। तो क्या लगता है कौन आखिर खतरे में है? देखिए, खतरे में लोकतंत्र है। हिंदू खतरे ना हिंदू कभी खतरे में था, ना मुसलमान को खतरे में आने दिया जाएगा, लेकिन लोकतंत्र खतरे में है। ये गैर संवैधानिक सरकार है। भले ही हमने इसे लोकतंत्र में जिता के भेजा हो, लेकिन लोगों का कहना है कि आवाज उठाएंगे तो मुकदमों में ढेर हो जाएंगे। देखिए, मिशन सुरक्षा परिषद इस बात का वादा करता है कि हम आपको, क्योंकि पिछली ये बात सही है, युवाओं की ये भ्रम सही है कि अगर आवाज उठाएंगे तो मुकदमे में चले जाएंगे, क्योंकि 2 अप्रैल 2018 को जिस प्रकार से दलित आंदोलन को दबाने के लिए उसके ऊपर 6000 से ऊपर के मुकदमे किए गए, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आवाज उठाएंगे तो मुकदमों में चले जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं अपने साथियों को, अपने युवा साथियों को ये बताना चाहूंगा, चाहे वो मेरे बहुजन साथी हो, अल्पसंख्यक साथी हो, कि मिशन सुरक्षा परिषद आपको वो प्लेटफॉर्म देगा जिसमें आप संवैधानिक तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। आपके अंदर का नेता जगाकर आपको स्वयं आपका अपना दीपक बना के आपको नेता बनाने का प्रयास करेगा, ताकि आप अपनी आवाज जोरदार तरीके से बिना मुकदमा लिखवाया रख सकें। कुछ दिन बाद ईद उल अजहा है। ईद उल अजहा से पहले ही मुख्यमंत्री ने गाइडलाइन पेश किया है कि बकरा इस तरीके से काटे ईद की नमाज को लेकर। तो मुसलमानों के अंदर कहीं ना कहीं इस भ्रम में है कि मुसलमानों को ये दबा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ टारगेट मुसलमानों कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, भ्रम की स्थिति तो सरकार ने पैदा कर ही रही है। एक तरफ आप 1 तारीख को ईद उल अजहा की वक्त आप लोगों को कहते हैं कि बकरा काटने का नियम पैदा करते हैं, और 5 तारीख को आप भगवान राम का शिव मंदिर का शिलान्यास भी रखते हैं। तो एक भ्रम की स्थिति तो है, लेकिन मैं फिर भी मुसलमान भाइयों से कहूँगा कि थोड़ा धैर्य रखें। कोरोना का काल है, हम सबको थोड़ा सा संयम बरतना होगा। इस बीमारी का कोई भी वक्त, बुरा वक्त बहुत दिन तक नहीं रुकता, ये वक्त भी चला जाएगा। हम सब आप मिलकर अगली ईद साथ में मनाएंगे, बेहतरीन तरीके से मनाएंगे। मिशन सुरक्षा परिषद जो है ये कौन से मिशन में काम कर रही है, किस विषय पे ये काम कर रही है? मिशन सुरक्षा परिषद बहुजन समाज की 6743 जातियों, जो बिखरी हुई जातियां हैं, और बहुजन अल्पसंख्यक समाज को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास कर रही है, ताकि उनके अंदर से जो पिछड़ी हुई जातियां थी, जो अलग अलग तरीके की, जो 6743 जातियों में ऐसी जातियां भी थी जिनको कभी प्रतिनिधित्व नहीं मिला किसी सरकार में, उनको भी प्रतिनिधित्व दिलाने का प्रयास कर रही है, ताकि उनके अंदर से नेता पैदा करके उनका सही समाज का, सही बहुजन समाज का एक सरकार, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था पैदा की जा सके। बिल्कुल, हमारे साथ ये विशाल आनंद विशाल जी थे, और जो अपनी बात को व्यक्त कर रहे थे हमारे चैनल के माध्यम से, आप उनको सुन रहे थे। फिर मिलेंगे आपसे खास मेहमान के साथ। अभी लेते हैं आपसे इजाज़त।